एक बार मैं धर्मेंद्र सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेहत टाइम्स में। दोस्तों, पिछले दिनों लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी विभाग की एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें पता चला है कि एडोलसेंट यानी किशोरावस्था के बच्चे, उनको भी हाइपरटेंशन की शिकायत हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके कारणों के पीछे जब बात की गई तो पता चला कि मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है इसका, अत्यधिक यूज़। ये रिसर्च 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर की गई थी। अब इसके बाद अधिकतर माँ बाप से मैंने जब बात की तो उनका ये कहना था कि भाई हम अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आता है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और ये खबर सुनने के बाद से मैं और चिंतित हो गया हूँ। इन्हीं सब बातों पर आज हम जानकारी लेने के लिए ये फेदर की सावनी गुप्ता जी, जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आए हुए हैं। इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आगे और बच्चों को इसके शिकार होने से बचाया जाए, और इसका दूसरा पहलू ये होगा कि जो बच्चे इसके शिकार हो गए हैं उनकी इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए। सावनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत टाइम्स पर। थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक समस्या के रूप में बड़ी खड़ी हुई है पिछले दिनों से आके, और आप इसी चीज़ में डील करती हैं, तो मेरे ख्याल से इसका आप बेहतर उपाय हमको बता पाएंगे कि कैसे और आधे बच्चों को इसका शिकार होने से रोका जाए, और कैसे जो शिकार हो चुके हैं उनको हम क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए, एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं वो सबको पता है कि जब एडोलेसेंस की जो एज है वो 13 to 18 ईयर्स जाती है जी। उस टाइम पे पेरेंट्स को सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो ये होगा कि वो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा रहे होते हैं। मूड चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, राइट, हार्मोनल चेंजेस, बहुत टाइप के चेंजेस के थ्रू जा रहे होते हैं। सो बिफोर कि वो उन चेंजेस के थ्रू जाएं और उनका जो एक अपना एक बिहेवियर है, मान लीजिए बहुत अग्रेसिव बिहेवियर है या रिबेलियस बिहेवियर है, उसके बहुत पहले ही अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो पेरेंट्स को एक बच्चों के साथ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। खास करके इंडिया में अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, सो पेरेंट्स जैसे ही बच्चे एडोलेसेंस या यंग अडल्ट्स तक की एज में पहुंचते हैं, मान लीजिए 17-18 साल, तो पेरेंट्स का नॉर्मल जो एक तरीका है डील करने का वो ये होता है कि ये हमारा बच्चा है, हमारे जो अधूरे ख्वाब हैं वो ये पूरे करेगा। बिल्कुल, राइट। सो उनका जो डील करने का तरीका होता है या उनके साथ डिसिप्लिनिंग होती है, या सडनली वो उन बच्चों को जो है एक अडल्ट्स की तरह एक्सपेक्टेशन रखते हैं बट कंट्रोलिंग एक बच्चे की तरह रखते हैं। इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि या तो आप हमें इंडिपेंडेंट रखो या तो आप हमें एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। एंड बीइंग इन एडोलेसेंस, उन चेंजेस की वजह से बच्चे ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन मेकिंग, जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका डीलिंग, इमोशनल इश्यूज़, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज़ को इंडिपेंडेंटली डील करना चाहते हैं। सो माँ बाप को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे इस एज ग्रुप में पहुँचते हैं, सो वो उनके साथ एक बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सेट करें या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग रखें। एक टर्म आपने सुना होगा, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जिसमें माँ बाप जो है पूरे टाइम अपने बच्चों के साथ एक सर्विलांस मोड पे रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या देख रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। ऑफ कोर्स आप बच्चे पे चेक रखिए, बट ओवर नहीं कि बच्चे को अपनी स्पेस और प्रिवेसी ना मिले। बच्चे को अपनी गलतियाँ खुद करने दीजिए। इनका मतलब होता है बाउंड्री सेट करना, कि आप एज अ पेरेंट उनके पास प्रेजेंट हैं। बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, अगर हम कोई इशू में हैं तो हमारे माँ बाप हैं हमारे साथ। बट जब बात आती है गलती करने की, डिसीजंस लेने की, या कोई भी ऐसा अपना लाइफ के कोई इश्यूज़ डील करने की, सो उनको अलाउ करिए ताकि वो अपनी चीज़ों को खुद समझें। क्योंकि ये चीज़ नहीं हो पाती है, सो जो कॉमन चीज़ है वो बच्चे क्या करते हैं कि
बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, इंटरनेट अवेलेबल है। सो हाउ किड्स डील विथ इट इज़ कि हमारे लाइफ में कोई इशू है, गूगल खोलो, गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो या फ्रेंड से ऑनलाइन डिस्कस कर लो। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता जा रहा है कि पूरी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे जा रही है। एंड इनफैक्ट मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी यही कहना होता है। एंड ये मैं कोटेड एक केस का स्टेटमेंट दे रही हूँ। सो उस बच्चे ने यही बोला कि माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है उसको फुलफिल करना, उससे आगे वो उसका कुछ समझते ही नहीं है। एंड पेरेंट्स का जो फॉल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स आज के लाइफस्टाइल में बहुत बिजी हैं, दोनों वर्किंग हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो पेरेंट्स अपने टाइम की कमी को या अपनी पेरेंटिंग की कमी को रिप्लेस कर रहे हैं बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स। वो ओवर एक्सपेक्टेशन ही बच्चों की सेट कर देते हैं बाय गिविंग देम सेल फोन्स। क्लास 6 में एंटर किए, क्लास 7 में एंटर किए, नीड अराइज हुई, सेल फ़ोन प्रोवाइड कर दिया, लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए। सो पॉइंट इज़ आपने बच्चे की एक्सपेक्टेशन पहले से ही सेट करी है कि वो आपके साथ मटीरियलिस्टिक रिलेशन बना के रखे। एक जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, एक इमोशनल कम्युनिकेशन होता है पेरेंट के साथ, उसको कट ऑफ करके किसी गैजेट पे डिपेंड करे, राइट? ये हम ही तो बच्चों के साथ सेट कर देते हैं। सही है। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। एंड रही बात, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, जो बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं, जी। जो वो टोटली सोशल विड्रॉल में आ गए हैं या फैमिली या इमोशनल कट ऑफ में आ गए हैं जी, उनके साथ भी अभी इट इज़ नॉट टू लेट। अगर वो अपनी अडोलेसेंस की एज पे हैं, सो आपको सेम प्रोसीजर उन बच्चों के साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। कि आप उनको उनकी गलतियां करने दीजिए, आप उनके साथ एक बाउंड्री सेट करिए, आप उनके साथ जैसे मान लीजिए अगर उनको किसी भी तरीके की इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, सो इंस्टेड कि आप आके उनको बस एक वर्डिक्ट की तरह अपना डिसीजन सुना रहे हैं, वो ना करिए। एक रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व होइए, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, किस टाइप के उसके दोस्त हैं। माँ बाप की जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती है कि अगर वो देख रहे हैं कि बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो वो सीधा उसको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, आप ये नहीं करेंगे, आप दोस्तों से नहीं मिलेंगे, आपका फ़ोन हम छीन ले रहे हैं। सडनली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उनके साथ आराम से बैठें, समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ इन्वॉल्व हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, एंड जस्ट बी देयर विद द किड इमोशनली, राइट? कि वो जो भी चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं वो उसमें कैसे डील कर सकते हैं। सो इन ये बाउंड्री सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू अडोलेसेंस। तो इसमें मतलब ऐसे लोगों को अगर जैसे माँ बाप समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई समझ में तो नहीं आ रहा, हमसे तो बहुत नहीं हो रहा, जैसे तो उन्होंने एक तरह से हाथ पैर छोड़ दिया अपने कि भाई हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वो भी हैं, कहीं ना कहीं उनको इतना स्पेसिफिटीज तो हासिल नहीं होती है जी। तो ऐसे में क्या आप जैसे लोगों की, साइकोलॉजिस्ट की, किसी से अगर उसकी काउंसलिंग वगैरह हो, कुछ मदद ली जा सकती है, क्या हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करिए। जैसे मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया था, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बेसिकली होता है कि आप अपनी जो आपके रूल्स और डिसिप्लिन्स हैं आप उसको भी बच्चे को बताएं, और बच्चे के साइड से जो इश्यूज़ हैं, मान लीजिए अगर वो आपकी कोई फॉल्ट निकाल रहा है तो सीधा उस पर भड़कने पे या गुस्सा होने की बजाय आप अपनी चीज़ों को भी समझिए एंड एक वो बॉन्ड बनाइए। इसको हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बोलते हैं। तो ये सब करने के बावजूद या कुछ बेसिक चेंजेस करने के बाद भी अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, सडनली अग्रेसिव हो रहे हैं या बहुत रिबेलियस हो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सुन रहे, या मे बी उनका जो सेट ऑफ पीयर्स है, जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो गलत हो रहा है, या कोई और गलत हैबिट्स में जा रहे हैं, इफ़ कोई एक नॉर्मल से रेंज से अबव जा रहे हैं, देन डेफिनेटली आप किसी भी काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या अडोलेसेंट साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड जो होते हैं, यू कैन विजिट एनी साइकोलॉजिस्ट एंड देन अ प्रॉपर सेट ऑफ थेरेपी एंड गाइडेंस कैन बी गिवन। तो उसमें माँ बाप का भी साथ रहना ज़रूरी है? उसमें सर डेफिनेटली माँ बाप का साथ होना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर बच्चा कोई बिहेवियरल इशू दिखा रहा है तो उसमें सिर्फ बच्चे को ही थेरेपी में जाना है। ये नहीं होता है।
अगर बच्चे को कोई इशू है तो बच्चा अगर थेरेपी में जा रहा है तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रहा है, बाकी के 23 घंटे वो घर पे है। सो घर का इन्वायरमेंट, पेरेंट्स का बिहेवियर, राइट, वो हर चीज़ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चे से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट की ट्रेनिंग होना, पेरेंट का साइको एजुकेशन होना कि फॉल्ट कहाँ पे आ रही है, कौन से इन्वायरमेंट में आ रही है, कौन से बिहेवियर्स में उनको चेंज करना चाहिए। अगर कोई बिहेवियर थेरेपी या एनी टाइप ऑफ थेरेपी इज़ डन फॉर द किड तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स या मेथड्स करने हैं या कौन से चेंजेस उनको करने हैं, इसके लिए पेरेंट को भी इक्वली और मे बी समटाइम्स ज़्यादा, बच्चे से ज़्यादा इसमें एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। तो आप टोटली ये नहीं रिलाई कर सकते कि हमने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास छोड़ दिया है एंड अब वो उनका डिपार्टमेंट है। दिस विल नॉट हैपन। तो ये क्या वही साइकोलॉजिस्ट माँ बाप को भी समझा देंगे जो बच्चों को समझा रहे होते हैं? जी, एक सेम टाइम में, या कैसे दोनों काउंसलिंग के साथ साथ होती है या अलग अलग होती है? उसमें सर 2 सेट्स होते हैं। पहले बच्चे से या पेरेंट से बात की जाती है एंड दोनों से इंडिविजुअली बात की जाती है। जब थेरेपिस्ट प्रॉपर प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि क्या इशू है, कहाँ लैकिंग आ रही है, तो उसके बाद इफ़ नीड अराइजेज, अगर थेरेपिस्ट को सही लगता है तो वो मे बी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं या कुछ ऐसे टास्क देते हैं पेरेंट को या बच्चे को, एंड अगर लगता है तो कोई सेशन साथ में किया जाता है जो कि फैमिली थेरेपी का पार्ट मान लिया जाता है। केस टू केस डिपेंड करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये इतना मेजर इशू जो आया है और उसको लेके जो माँ बाप की चिंताएं बढ़ी हैं, आशा है इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप लोगों की वो चिंताएं जहाँ कम होंगी, वहीं इस प्रॉब्लम को हल करने की दिशा में आप लोग एक सार्थक कदम उठाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और इशू पर। नमस्कार।